हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज से हम सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की जो बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर की वो शुरू करने वाले हैं। तो इसका पहला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वो है सेल बायोलॉजी का। ठीक है, सेल की टाइप से देखेंगे, इसमें सेल कैसे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सेल को जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ठीक है, बैक्टीरिया सेल, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। पहला है सेल बायोलॉजी। देखिए, दो टर्म होती है, एक होती है सेल बायोलॉजी एंड एक होती है साइटोलॉजी। तो जो सेल बायोलॉजी होती है वो होती क्या है और साइटोलॉजी वो क्या होता है। तो सेल बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके रिप्रोडक्शन की स्टडी की जाती है सेल बायोलॉजी में। एंड साइटोलॉजी में हम ओनली स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो ये कॉमन सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, सेल बायोलॉजी में सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, इन सभी के बारे में स्टडी की जाती है, जबकि साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल की स्ट्रक्चर की। ठीक है गाइस, अब हम देखें सेल क्या होता है। सेल होता है जो ग्रीक वर्ड एक काइटोस है उससे लिया गया है, और उसका जो मीन होता है वो होता है, आप देखिए, होलो स्पेस। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी नॉन लिविंग सेल्स थी, यानी सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक जो प्लांट होता है उसका कॉर्क होता है ना, कॉर्क लिया प्लांट का। ठीक है, प्लांट का कॉर्क लिया और उसको अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसको देखा, तो उसको कुछ ऐसे होलो स्पेसेस मिले, यानी जो एक छोटा कमरा होता है ऐसे कुछ उसमें डिब्बे से उसे दिखे, तो उनको उसने कहा कि होलो स्पेस, स्मॉल होलो स्पेस। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल टर्म है वो दिया, यानी कोशिका जो शब्द है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया। और जो रॉबर्ट हुक साहब थे उन्होंने नॉन लिविंग पे अपना कार्य किया था, यानी जो कॉर्क होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अब देखिए, जो रॉबर्ट हुक था उनने जो ये प्रयोग किया था, कॉर्क को अपने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा, वो उसकी पुस्तक थी एक माइक्रोग्राफिया। ठीक है, बुक का नाम याद रखना है आपको, बुक थी माइक्रोग्राफिया, उस बुक में उसको छपाया गया था। ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे वो लंदन की रॉयल सोसाइटी थी ना, उसके प्रबंधक थे, और उन्होंने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया उससे अपना जो सेल है उसको देखा है। ठीक है, इनको लगा, जैसे इन्होंने देखा उस कॉर्क को काट कर अपने माइक्रोस्कोप से, तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जैसे खाने बने हुए होते हैं वैसे इसको दिखाई दिए थे। ठीक है, इनके बाद में जो मेल्फिकी और ग्र्यू थे उन्होंने भाई लिविंग सेल्स पे कार्य किया। रॉबर्ट हुक ने तो नॉन लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा, बट जो लिविंग सेल्स हैं उनको किसने देखा, तो लिविंग प्लांट सेल्स को किसने देखा और लिविंग जो आपकी एनिमल सेल्स हैं उनको किसने देखा, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके बाद में साइंटिस्ट आए मेल्पिगी और ग्र्यू, इन्होंने प्लांट लिविंग सेल्स को देखा है। ठीक है, प्लांट लिविंग सेल्स को देखा और उन्हें ब्लेडर या यूट्रिकल्स कहा। ठीक है, मेल्पिगी और ग्र्यू ने लिविंग प्लांट सेल्स को सबसे पहले देखा और उन्हें ब्लेडर या यूट्रिकल्स कहा। फंडा क्लियर है? ओके गाइस, आगे बढ़े। अब आता है आपका कि जो लिविंग एनिमल सेल्स थी उनको किसने देखा, तो जो एंटोन वान ल्यूवेनहोक थे उन्होंने सबसे पहले आपकी जो एनिमल की लिविंग सेल्स थी उनको देखा। इन्होंने क्या, एक जो एक गंदा नाला होता है उनमें प्रयोग करते थे। एंटोनी जो ल्यूवेनहोक थे उन्होंने गंदे पानी में, गंदा नाला होता है ना, वहां पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने जो देखा था वो प्रोटोजोआ देख लिया, जीवाणु, शुक्राणु, जो आरबीसी की स्टडी की थी इन्होंने, सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा इन्होंने, और वो किया 1674 में इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, और इनका जो माइक्रोस्कोप था एंटोन वान ल्यूवेनहोक का माइक्रोस्कोप की जो आप देखें आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग जो इसकी कैपेसिटी थी वो 266 गुना अधिक थी। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उससे 266 गुना अधिक था। ओके, अब एंटोन वान ल्यूवेनहोक के
बारे में पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो आपकी सेल है उसमें कुछ प्रोटोप्लाज्म में पाया जाएगा, कुछ लिक्विड सा द्रव्य भी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जो आगे के साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे कोर्टी। कोर्टी ने सबसे पहले आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फर्स्टली ऑब्जर्व प्रोटोप्लाज्म बाय कोर्टली, ठीक है। कोर्टी ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को देखा और जो डुडार्जिन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म है उसको सार्कोडे नाम दिया, ठीक है। ओके, ये क्लियर है। अब जो सार्कोडे नाम दे दिया तो इसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था पुरकिंजे ने। ध्यान रखिए, सबसे पहले देखा था कोर्टी ने, सार्कोडे नाम दिया डुडार्जिन ने, फिर इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया उसके पुरकंजे ने, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है सेल में प्रोटोप्लाज्म का, ये बताया वॉन मोल ने। तो ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक होती है CDPM, ठीक है। हम CDPM की, यानी कोई भी CD हो PM की, ठीक है। तो C का मतलब कोर्टी, यानी सबसे पहले ऑब्जर्व किया कोर्टी ने। दूसरा D है, D का मतलब डुडार्जिन, यानी डुडार्जिन ने उसको सार्कोडे नाम दिया। फिर जो P का मतलब है पुरकिंजे, यानी प्रोटोप्लाज्म, इसकी जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो पुरकिंजे ने दी थी। और जो M का मतलब होता है मोल, यानी वॉन मोल ने सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस बताया कि प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी थ्योरी भी दी गई थी और प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ कथन भी कहे गए थे। तो हर्टविंग ने प्रोटोप्लाज्म की जो थ्योरी थी वो हर्टविंग ने दी थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वो बताई थी हमें हक्सले ने, और वो लाइन है प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नीट में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठ के आता है कि हक्सले या जो प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ये किसने कहा? तो ये कहा था आपके जो हक्सले साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये हुई आपके जो साइंटिस्ट हैं मेन उनके बारे में। अब हम सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए सेल क्या है। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल, ठीक है। जो आपकी एक सेल थ्योरी है, ठीक है। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, MG स्लाइडेन और T स्वान, उन्होंने दी थी। जो आपके स्लाइडेन है वो बोटनिस्ट थे, यानी जर्मन के बोटनिस्ट थे स्लाइडेन, और स्वान थे आपके जूलॉजिस्ट, ठीक है। 1838 में स्लाइडेन ने थ्योरी दी और जो स्वान थे उन्होंने 1839 में दी, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे? बोटनिस्ट स्लाइडेन, स्वान जूलॉजिस्ट। आप देखिए हिंदी में स्वान का मतलब कुत्ता होता है, तो कुत्ता यानी जूलॉजी से संबंधित है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि स्वान तो आएगा तो जूलॉजिस्ट आता है, ठीक है। ओके गाइस, आया समझ में? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने जॉइंटली जो आपकी सेल थ्योरी थी वो प्रपोज की 1839 में। ओके गाइस, अभी हम देखते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो है क्या। सेल थ्योरी है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जो आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट्स से बने हुए हैं, ठीक है गाइस। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। हिंदी में बोले तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। बट जो आपकी सेल थ्योरी थी, यानी जो आपके स्लाइडेन और स्वान थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो आपकी सेल होती है वो रिप्रोडक्शन कैसे करती है, यानी जो नई सेल्स बनती है वो कैसे बनती है, ठीक है। सॉरी, ये जो नई सेल्स होती है वो कैसे बनती है, इसके बारे में आपके स्वान और जो आपके स्लाइडेन है उन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की, कुछ भी नहीं बताया। तो आगे जो एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, नाम याद रखना रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया ओमनिस सेलुला इज सेलुला, ठीक है। यानी जो आपकी न्यू सेल्स होती है वो अराइजेस होती है, यानी बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी जो पुरानी सेल्स होती हैं उनसे ही नई सेल्स बनती है। इसके बारे में बताया आपको रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो जो ये थ्योरी है इसे सेल लिंगेज थ्योरी भी कहते हैं। जो याद रखना कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नई सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है, और इस थ्योरी को हम
सेल लिंगेज थ्योरी कहते हैं। इन्होंने एक कथन दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी इसका मीन होता है कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है गाइस, तो ये कथन भी याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रुडोल्फ विर्चोव ने क्या दिया, या आपको दे दिया जाएगा जो ओमनिस सेलुल ई सेलुला ये कथन किसने दिया, तो आपको टिक लगाना है रुडोल्फ विर्चोव ने। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन निकाल के सबको मिक्स करके एक मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। ठीक है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी इसे हम सेल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। जो आपकी सेल की जो मॉडर्न थ्योरी थी वो क्या थी, उसके अनुसार देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट ऑर्गेनेल्स कैन नॉट डू सो। सेल जो आपकी सेल है, कोशिका है, इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र रूप से ये जीव सर्वाइव कर सकती है, बट जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं वो स्वतंत्र रूप से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यू सेल्स, इसमें एक है न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये कथन आपका रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, यानी जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से बनती है। ये जो कथन है ये पुरानी आपकी जो सेल थ्योरी थी उसमें नहीं दिया गया था, बाद में रुडोल्फ विर्चोव ने इसे दिया था। ठीक है, इट इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड द हेरेडिटी। देखियो ये जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है एंड हेरेडिटी की भी यूनिट होती है आपकी सेल। ओके गाइस, तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपके। एंड लाइफ एग्जिस्ट इन सेल, यानी सेल में जो आपकी लाइफ है एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गई आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी के 5 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, पढ़ लेना है बस एक बार, ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और समझ लेना है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है उसके क्या क्या एक्सेप्शन हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं। पहला है आपका वायरस, दूसरा है आप देखिए मोनेरा जो होते हैं, कुछ मोनेरा, कुछ फियोफाइसी और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के। अब देखिए वायरस क्यों है एक्सेप्शन, अब देखिए वायरस एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वायरस में आपका जो और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो नहीं होता है, और सेल थ्योरी के हिसाब से आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बट जो वायरस है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सो ये है आपका एक्सेप्शन सेल थ्योरी का। दूसरा मोनेरा है और कुछ फ्यूफाइसी के सदस्य भी होते हैं, फ्यूफाइसी एल्गी होती है। ओके गाइस, और अदर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे हम बताएंगे बैक्टीरियाज के नाम भी। पहले ये देखिए इन जो आपके मोनेरा हैं, फ्यूफाइसी के सदस्य हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं, इनमें क्या एक्सेप्शन होता है, ये होते हैं ए सेलुलर। ठीक है, और ए सेलुलर होने के कारण ही ये एक्सेप्शन हो जाते हैं सेल थ्योरी के। तो ठीक है, एक्सेप्शन आपको याद रखना है, वायरस है, कुछ थोड़े से मोनेरा भी होते हैं, फ्यूफाइसी के कुछ एल्गी होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गए एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि सबसे लॉन्गेस्ट जो एनिमल सेल होती है वो क्या होती है। सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल आपकी जो नर्व सेल होती है, यानी तंत्रिका जो सेल होती है वो सबसे लंबी सेल होती है। एंड दूसरी होती है, अब देखिए लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, यानी सबसे लंबी एनिमल सेल तो हो गई आपकी नर्व सेल, और दूसरी है सबसे लंबी प्लांट सेल, यानी लॉन्गेस्ट प्लांट सेल होती है फाइब्रस ऑफ रेमनी, यानी ये 5.5 सेंटीमीटर हो सकती है। एक प्लांट होता है बोल्विया निविया। ठीक है, तो इसके प्लांट के जो फाइबर ऑफ रेमनी है ये सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल होते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी होती है। सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड यानी सबसे बड़ी अलग थलग, आइसोलेटेड यानी विलग होता है हिंदी में, अलग थलग सेल होती है ऑस्ट्रिच की एग। जो ऑस्ट्रिच की एग होती है यानी 11 क्रॉस 17 यानी सेंटीमीटर में है, 11 उसकी आप ले सकते हैं चौड़ाई और 17 ले सकते हैं उसकी ऊंचाई, या उल्टा भी कर सकते हैं, 17 ऊंचाई है 11 चौड़ाई। ओके, सेंटीमीटर में रखना है इसको। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग होता है ये। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा एडुलाई। ठीक है, इसकी जो आप देखोगे तो इसका आकार 0.1 म्यू होता है। ठीक है, आगे आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल, यानी न्यूक्लियस
या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे या सेल वॉल के आधार पे जो आपकी सेल हैं उनको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या एनिमल सेल और प्लांट सेल में बांटा गया है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ये तो देख लिया। इनके बारे में डिटेल से हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सेल शेप या जो फैक्टर्स सेल के साइज को अफेक्ट करते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सेल शेप। ओके, जो सेल की शेप है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। पहला आपका होता है जीव द्रव्य का पृष्ठ तनाव और उसकी शांतता। जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, वो, और जो आपकी विस्कोसिटी है वो, जो प्रोटोप्लाज्म की सरफेस टेंशन और उसकी विस्कोसिटी सेल के शेप को प्रभावित करती है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो जीवों की जो सेल होती है वो अलग अलग आकृति की पाई जाती है। कुछ सेल्स होती है आपकी, देखिए, क्यूबॉइडल होती है, कुछ होती है आपकी कोल्यूमुलर होती है, कुछ ट्रेंगुलर होती है, फ्लैट होती है, पॉलीगोनल होती है, ठीक है, इर्रेगुलर वाली भी होती है, बहुत सी होती है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं दूसरा फैक्टर है इसका निकट स्थित कोशिकाओं का पारस्परिक दाब। अब देखिए, एक सेल ये है और एक सेल ये है। अगर इसमें दाब ज्यादा लगाती है तो ये इसको दबा सकती है। ठीक है, ये इसको दबा सकती है, यानी जो कोशिका है पास वाली, उनका जो पारस्परिक दाब है वो भी सेल की शेप को इफेक्ट करता है। ठीक है, कोशिका कला की तन्यता और दृढ़ता। अब देखिए, अगर कोई कोशिका सिंपल तन्य होगी तो उसकी शेप अलग हो जाएगी, अगर दृढ़ होगी तो शेप उसकी बिगड़ेगी नहीं। अगर देखिए, जो प्लांट सेल होती है वो दृढ़ होती है, अगर उसे पुश करें तो भी वो कम अफेक्टिंग पड़ता है, उससे कम। और तन्यता वाली क्या है, उसमें अगर हम प्रेशर डाल दें थोड़ा सा तो वो अलग आकृति में आ जाती है। ठीक है, कोशिका का आंतरिक और बाह्य वातावरण, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण पर भी जो आपकी शेप है वो डिपेंड करती है, कोशिका की कार्य की स्थिति पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने हैं, जीव द्रव्य का पृष्ठ तनाव और शांतता, निकट में जो कोशिका के चारों तरफ जो सेल्स हैं उनके द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है, ठीक है, उसके आधार पे भी हम सेल की शेप को देख सकते हैं। कोशिका कला की तन्यता या उसकी जो रिजिडिटी है उसके आधार पे भी देख सकते हैं। कोशिका का आंतरिक अंदर वाला वातावरण कैसा है और बाहर का वातावरण कैसा है, इसके आधार पे भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सेल साइज। जो सेल की साइज है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। पहले हमने देखा था कि सेल की शेप को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, अब हम देखेंगे सेल की साइज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। डोंट वरी अबाउट इट, मैं इन सभी के नोट्स आपको दे दूंगा, और ये जो आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो और लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके गाइस, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल साइज। पहला है आपका केंद्रिका द्रव्य अनुपात यानी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। किसी भी कोशिका में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है जो कोशिका में होने वाली क्रियाओं को एक निश्चित आकार तक नियंत्रित करती है। ठीक है, इस निश्चित आकार को प्राप्त कर लेने के बाद इसी कारण यह वृद्धि करना बंद कर देती है, और कई कोशिकाओं में जो यह अनुपात होता है वो 0.7 होता है। ठीक है, 0.7 होता है। इस अनुपात में कई कोशिकाएं नियमित अंतराल पर विभाजित होती रहती है। यदि यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो कोशिका इर्रेगुलर रूप से विभाजित होती है। ठीक है, आया समझ में कुछ, यानी केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, ठीक है, ये भी सेल की साइज को अफेक्ट करता है। दूसरा है आपका सेल सरफेस एंड सेल वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब देखिए, जो कोशिका है उसमें पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन के विनिमय हेतु पृष्ठ सतह की कोशिका के आकार का निर्धारण करती है, और कोशिका के आकार में वृद्धि होने पर कोशिका के आयतन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आकार में वृद्धि हो रही है तो आयतन में भी वृद्धि हो रही है। एक छोटे आमाप की कोशिका में प्रति इकाई आयतन में पृष्ठ सतह बड़े आमाप की कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। अतः बड़े आमाप की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय हेतु कोशिका सतह जो उपलब्ध होती है वह छोटे आमाप की कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है, और इसी कारण अधिकतर उच्च जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है वो आप देखेंगे कि 1 to 30 म्यूएम की परास में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड फैक्टर हो गया आपका उपापचय की दर यानी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म।
रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उस पर भी आपकी जो सेल साइज है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ओके गाइस, तो गाइस अब हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेल है उसके मेन फीचर्स क्या हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। यहाँ पे पहला ये जो डायग्राम है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का है, दूसरा देखिए आप यूकैरियोटिक सेल का है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इनको किस आधार पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है, वो किया है हमने इसका जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियोलस होता है उसके आधार पे हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। पहला अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए यहां से प्रो को अलग कर दीजिए, प्रो यहां से यू को अलग कर दीजिए। ठीक है, प्रो से बनता है आपका प्रिमेटिव। ठीक है, प्रो से क्या बनता है, प्रिमेटिव कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। ओके, सेल जिसमें आपका जो पुराना प्रिमेटिव न्यूक्लियस हो वो वाली, यानी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, इसमें देखिए आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं है, ना ही इसमें न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए ना ही आपके पास न्यूक्लियोलस है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें ओनली एक न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक नेक्ड डीएनए होता है। ये है आपका डीएनए। ठीक है, ये आपका डीएनए है, नेक्ड डीएनए। अब देखिए जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ना तो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ही न्यूक्लियोलस होता है, और इसमें जो आपके मेम्ब्रेनड सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो भी नहीं पाए जा सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मेम्ब्रेनड सेल ऑर्गन्स एब्सेंट। ओके, यानी इसमें जो मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। जैसे आप देखिए मेम्ब्रेनड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, रिक्टिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए हो गया, आपके आरईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है आपका जो न्यूक्लियोलस होता है वो होता है, और इसमें क्या होती है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ईयू, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो होता है इसमें न्यूक्लियस वो ट्रू होता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रू है। इसमें देखिए आप गोल्जी वेसल्स हैं, गोल्जी का लाइसोसोम भी पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर जो आपकी है वो भी पाई जाती है, यानी अंतर्द्रव्य जालिका भी इसमें उपलब्ध है, लाइसोसोम भी है इसमें। ओके, अब इनके जो मेन फीचर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताता हूं एक बाय एक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है अगर उसकी साइज की बात करें, इसकी जो साइज की बात करें तो वो 0.1 से 5.0 म्यू एम होती है। ठीक है, अगर जो आपकी यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनका जो साइज होता है वो 5 माइक्रोमीटर होता है। इनका 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, जबकि इनका 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी साइज की बात। अब हम देखें कि इसकी जो सेल वाल है, आप देखिए ये सेल वाल है ब्लू, ये देखो ब्लैक कलर से मैंने बना रखी है इसमें सेल वाल। जो इसकी सेल वाल होती है वो अमीनो शर्करा और जो म्यूरेमिक अम्ल होता है यानी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उससे बनी होती है। बट जो आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसकी यूकैरियोटिक्स की सेल वॉल की बात करें तो जो आपके प्लांट सेल हैं उनमें तो सेल्यूलोज की होती है, और जो आपके एनिमल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है। तीसरी है आपकी जो संपुट होता है, कैप्सूल होता है, वो जीवाणु, प्रोकैरियोटिक के जो जीवाणु होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें संपुट यानी कैप्सूल नहीं होता है। अब हम बात करें केंद्रक की। ठीक है, केंद्रक झिल्ली रहित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। प्रोकैरियोटिक्स में जो केंद्रक होता है वो झिल्ली रहित होता है यानी न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, आप देखिए जो इसका डीएनए होता है वो नेक्ड होता है और खुला वाला डीएनए होता है नेक्ड। तो
उसे हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। ओके, केंद्रिका इसमें प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक है उसमें मेम्ब्रेन युक्त जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए आपकी रिक्तिकाएं वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्जिकाय नहीं पाया जाता, अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक्स में आपकी जो वैक्यूल्स है वो पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी पाया जाता है। ठीक है, आपकी जो RER है, ठीक है, वो भी पाई जाएगी। ठीक है, आपके लाइसोसोम है वो भी पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडीज भी पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लो आप, गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। अब हम देखें कि राइबोसोम आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी पाए जा रहे हैं, आपकी यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जा रहे हैं। तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैसे राइबोसोम पाए जाएंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आपके जो 70S राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो आपकी 70S राइबोसोम है वो उसकी किन कौन कौन सी सब यूनिट होती है, 70S वाले 30S सब यूनिट एंड 50S सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, जबकि 80S वाले आपके 40S सब यूनिट एंड 60S सब यूनिट। आप देखिए एस के बारे में बहुत ही डिटेल से एक लेक्चर है मेरा, एस क्या होता है, एस एक स्वीडनबर्ग यूनिट होती है। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो आप सर्च कीजिए स्वीडनबर्ग यूनिट एक्सप्लेन बाय CP शर्मा, क्लासेस फॉर नीट BSc MSc। ओके, अब आगे चलते हैं। जो राइबोसोम हो गया, राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जा रहा है, आपका यूकैरियोटिक में भी पाया जा रहा है। प्रोकैरियोटिक में 70S वाला और आपकी जो यूकैरियोटिक है उनमें 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है। अब आप देखिए तारक काय जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें अनुपस्थित होता है और आपकी यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम मीजोसोम्स के बारे में, क्या होता है मीजोसोम। देखिए मीजोसोम, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है ना उनमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जो आपके यूकैरियोटिक्स हैं उनमें मीजोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी आप देखिए फ्लैजिला, जो फ्लैजिला होते हैं उनमें 9+0 वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में 9+0 वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि आपके यूकैरियोटिक के जो फ्लैजिला होते हैं उनमें 9+2 वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। 9+2 यानी सेंटर में 2 एंड जो साइड है वहां पे आपके 9 पाए जाते हैं। ओके, ये हो गई आपकी फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। अगर इसको काटेंगे हम, ये फ्लैजिला है, अगर इसको यहां से हम ब्रेक करें, काटें और उसका सेक्शन लेता हूं, ठीक है, कोशिका द्रव्य गति होती है आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं, यानी एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो कोशिका द्रव्य गति होती ही नहीं है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें कोशिका द्रव्य गति होती है। ओके, अब हम देखें कि जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं और यूकैरियोटिक हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं। आप प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स में देखिए, जो आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपका BGA हो गया, ठीक है, PPLO हो गया एंड आप माइकोप्लाज्मा को भी ले सकते हैं। ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, ये हो गए आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स। अब देखिए जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसके एग्जाम्पल्स में देखिए आप एनिमल सेल्स एंड आपकी जो प्लांट सेल्स हो गई। ओके, तो ये हो गई आपकी। अगर हम उपापचय क्रिया के बारे में बात करें इन दोनों की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में, तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक है उनमें अनेक प्रकार की जो अवायवीय क्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने वाली नाइट्रोजन स्थायीकरण और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट संग्रहित खाद्य पदार्थ संग्रह से संबंधित जो
मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो होती है, जबकि जो यूकेरियोटिक होते हैं उनमें आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस पथ द्वारा अवायवीय ऊर्जा उत्पादन संबंधित और विभिन्न प्रकार की देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका क्लियर। अगर हम देखें डीएनए शार्कों की बात करें तो सी और जी का परसेंट, यहाँ पे सी प्लस जी का परसेंट देखें तो यहाँ पे 28 से आपको 73 मिलेगा और यही यहाँ पे आपको 40% के लगभग मिल जाएगा यूकेरियोटिक में। तो ये भी याद रख सकते हैं आप, डीएनए शारक अनुपात, ठीक है, सी और जी का परसेंट। ओके, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। सेल बायोलॉजी के पूरा जो कोर्स है वो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा 20 दिन में पूरा सिलेबस अपलोड हो जाएगा। मैंने पूरी वीडियोस बना रखी हैं, 1 बाय 1 में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड करता जाऊंगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से मांग सकते हैं, मैं आपको ड्राइव लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके गाइस।